अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारी ये फर्स्ट क्लास जो कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की है। इसके अंदर हमारे जो टॉपिक आज हम इस क्लास में कवर करेंगे, उसमें पहला हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन होता क्या है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि रिक्रूटमेंट की स्पेसिफिक क्या मीनिंग एंड डेफिनेशन है। फिर हम देखेंगे पर्पस एंड इम्पोर्टेंस कि इसका रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का जो मकासद है वो क्या होते हैं और इसकी अहमियत क्या है। मजीद इसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होंगे फैक्टर अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट। कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रिक्रूटमेंट को अफेक्ट करते हैं। बेटा ये जिनके माइक ऑन है वो माइक को ऑफ कर लें, खाली एक स्टूडेंट माइक को ऑन रखें ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो ड्यूरिंग द क्लास तो वो मुझसे कम्युनिकेट कर सकें। नेक्स्ट जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगी सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कि रिक्रूटमेंट की सोर्स क्या होती है और हम किन किन सोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ये वो आज का टॉपिक है जो हम इस दौरान में कवर करेंगे। फिर हम इसमें देखेंगे सिलेक्शन। सिलेक्शन की क्या डेफिनेशन है, सिलेक्शन प्रोसेस, बैरियर टू इफेक्टिव सिलेक्शन, तो क्या क्या बैरियर्स हैं जो ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं, एंड डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। फिर बुनियादी तौर पे रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस क्या क्या है ये भी हम इसमें कवर करेंगे। अब अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, देखिए रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का बुनियादी तौर पे जो मकसद होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो स्मॉल हो या मीडियम हो या लार्ज हो, उसे अकॉर्डिंग टू नीड कॉम्पिटेंट एक्सपीरियंस नॉलेजेबल एम्प्लॉय फ्राहम करना। आपने स्टार्टिंग में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में देखा पढ़ा स्टडी किया होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है डिपेंड कर रही होती है वो टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पर। इसमें से एक रिसोर्सेज हमारी होती है कैपिटल रिसोर्सेज और दूसरी रिसोर्सेज होती है ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर हम कैपिटल रिसोर्सेज की बात करें तो कैपिटल रिसोर्सेज से मुराद क्या है, वो तमाम एसेट जो ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल के जरिए एक्वायर करती है, परचेज करती है, जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये तमाम हमारे कहलाती हैं कैपिटल रिसोर्सेज। और अगर ह्यूमन रिसोर्सेज की हम बात करें तो ह्यूमन रिसोर्सेज से मुराद क्या है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो वैरायटी ऑफ लेबर या वैरायटी ऑफ वर्कर हायर करती है, उसके कलेक्शन को, मजमूए को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। बुनियादी तौर पे ह्यूमन रिसोर्सेज को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी कहलाती है ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज स्किल्ड, जिसको हम स्किल वर्कर भी कहते हैं। सेकंड कैटेगरी कहलाती है ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज सेमी स्किल्ड, वो तमाम वर्कर जो सेमी स्किल्ड होते हैं। और थर्ड कैटेगरी कहलाती है ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय अनस्किल्ड। तो बुनियादी तौर पे हम ह्यूमन रिसोर्सेज को इन तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अगर हम डिफाइन करें कि स्किल्ड वर्कर्स किससे कहते हैं, तो स्किल्ड वर्कर हम उन वर्कर्स को कहते हैं या उस लेबर को कहते हैं जो कि किसी भी स्पेसिफिक प्रोफेशन में हाईली एक्सपीरियंस, मैक्सिमम स्किल्ड, एक्सपीरियंस, नॉलेज, इंफॉर्मेशन रखते हैं, उनको हम कहते हैं स्किल वर्कर। सेकंड कैटेगरी सेमी स्किल्ड वर्कर किसे कहते हैं, सेमी स्किल्ड वर्कर कहते हैं कि यही किसी स्पेसिफिक फील्ड में एवरेज नॉलेज, एवरेज एक्सपीरियंस एंड एवरेज स्किल्स रखने वाले वर्कर्स को हम कहते हैं सेमी स्किल्ड वर्कर। थर्ड कैटेगरी आती है हमारे पास अनस्किल्ड वर्कर। ये कौन होते हैं, जो किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में ना कोई खास एक्सपीरियंस रखते हैं, ना नॉलेज रखते हैं, ना स्किल रखते हैं।
बहुत ही ज़्यादा जनरल और सिंपल वर्क को एग्जीक्यूट करते हैं, उनको हम कहते हैं अनस्किल्ड वर्कर। अगर हम एग्जाम्पल की तरफ जाएं, स्किल्ड वर्कर की एग्जाम्पल क्या है? तो स्किल्ड वर्कर की एग्जाम्पल है जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, लॉयर्स, ये तमाम लोग जो हैं किस कैटेगरी में शामिल होते हैं? स्किल्ड वर्कर में। अगर हम डिस्कस करें एग्जाम्पल ऑफ अनस्किल्ड वर्कर, तो अनस्किल्ड वर्कर से मुराद है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया कि वो एवरेज नॉलेज, एवरेज इंफॉर्मेशन एंड एवरेज स्किल रख के जो सर्विसेज फराहम करते हैं उन्हें हम सेमी स्किल्ड वर्कर कहते हैं। इसी एग्जांपल अगर डॉक्टर स्किल्ड है तो मेडिकल रैप वाले सेमी स्किल्ड है। इंजीनियर अगर स्किल्ड वर्कर है तो ऑटो मैकेनिक सेमी स्किल्ड है। थर्ड कैटेगरी की अगर हम बात करें अनस्किल्ड वर्कर, तो ये वो लोग होते हैं जो बहुत ही लोअर लेवल पर सीधे साधे काम को अंजाम देते हैं, जैसे कि वॉचमैन, पियोन, ये हमारे कहलाते हैं अनस्किल्ड वर्कर। ऑर्गेनाइजेशन चाहे स्मॉल हो, ऑर्गेनाइजेशन चाहे मीडियम हो, ऑर्गेनाइजेशन चाहे लार्ज हो, ऑर्गेनाइजेशन चाहे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में इंगेज हो, ऑर्गेनाइजेशन चाहे नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में इंगेज हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए हमें इन तीन वैरायटी ऑफ वर्कर की जरूरत होती है। इनमें से किसी एक वैरायटी की भी कमी की वजह से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन नहीं कर सकते, यानी इन तीनों का होना जरूरी है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि वो तमाम बिजनेसेस जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के हैं, यहाँ पर हम ज्यादा क्वांटिटी में एक्वायर करते हैं, हासिल करते हैं कौन सी वर्कर को? सेमी स्किल और अनस्किल को। जबकि हमारी जो स्किल वर्कर है इनकी क्वांटिटी यहाँ पर कम होती है। लेकिन वो तमाम बिजनेसेस जो सर्विस ओरिएंटेड होते हैं, वहां पर हमारी जो लार्ज क्वांटिटी होती है वो स्किल और सेमी स्किल की, और यहाँ पर बहुत लीस्ट क्वांटिटी होती है अनस्किल्ड वर्कर की। तो चाहे बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, चाहे बिजनेस नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन मीडियम हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन लार्ज हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें इन तीन तरह के वर्कर्स की जरूरत होती है, जिसके बगैर हम बिजनेस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। आज इंटरनेशनली जो हम फोकस करते हैं टुवर्ड्स वर्ल्ड, तो दुनिया जो है, वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं ये दो ग्रुप में डिवाइड हो चुके हैं। एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज वो है जिनको हम डेवलप कंट्रीज कहते हैं, एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज वो है जिसको हम अंडर डेवलप कंट्रीज कहते हैं। आज वर्ल्ड के अंदर रिगार्डिंग ह्यूमन रिसोर्सेज जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो ये है कि डेवलप कंट्रीज की डेवलपमेंट के बहुत सारे रीजन में जो एक मेन रीजन है वो है हायर लिटरेसी रेट। वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा हाई है। अंडर डेवलप कंट्रीज के बहुत सारे रीजन जो कि उसकी अनडेवलपमेंट के हैं, उसमें एक मेन रीजन है लोअर लिटरेसी रेट। यही वजह है कि डेवलप कंट्रीज के अंदर लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबिलिटी होती है स्किल्ड लेबर की, सेमी स्किल्ड लेबर की, और अंडर डेवलप कंट्रीज जहाँ पे लिटरेसी रेट डाउन है वहां पे लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबिलिटी होती है अनस्किल्ड वर्कर की और सेमी स्किल्ड वर्कर की, और शॉर्टेज होती है स्किल्ड वर्कर की। यही वजह है कि इंटरनेशनली चाहे डेवलप कंट्रीज हो या अंडर डेवलप कंट्रीज हो, रिगार्डिंग ह्यूमन रिसोर्सेज एक दूसरे की डिपेंडेंट होती है, और हम इस तरह एक्सचेंज ऑफ लेबर और एक्सचेंज ऑफ वर्कर के जरिए एक दूसरे की जरूरियात को पूरा करते हैं। नॉर्मली डेवलप कंट्रीज इंपोर्ट करती हैं अनस्किल्ड वर्कर, और अंडर डेवलप कंट्रीज इंपोर्ट करती हैं स्किल्ड वर्कर, और इस तरह हमारी जो नीड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है वो फुलफिल हो जाती है।
ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में कैपिटल रिसोर्सेज के कंपैरिजन में जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सक्सेस जो सबसे अहम रोल प्ले करती है वो करती है उसकी ह्यूमन रिसोर्सेज। यही वजह है कि ह्यूमन रिसोर्सेज के सिलेक्शन में, रिक्रूटमेंट में, अपॉइंटमेंट में, तमाम कंसर्न में एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा फोकस करती है ताकि वो बेहतर से बेहतर ह्यूमन रिसोर्सेज को एक्वायर करने में कामयाब हो जाए। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज कॉम्पिटेंट होगी, डेलीगेटेड होगी, कंसिस्टेंट होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल रिसोर्सेज को भी बहुत बेहतर तरीके पे से यूटिलाइज किया जा सकता है। लेकिन अगर हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज अनकॉम्पिटेंट, अनएक्सपीरियंस, अनकंसिस्टेंट होगी तो ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल रिसोर्सेज से भी वो बेनिफिट हासिल नहीं कर सकेगी जो उसे करने चाहिए थे। ये तमाम इंफॉर्मेशन हमें इस बात की तरफ इशारा करती है कि कितना ज़्यादा अहम रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में उस ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन रिसोर्सेज का। यही वजह है कि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस, बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस की ज़रूरत होती है और ऑर्गेनाइजेशन इंतहाई फॉर्मल वे को अडॉप्ट करती है टूवर्ड्स हायरिंग द एम्प्लॉइज। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन थी जो कि आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी थी। अब अगर हम टॉपिक के इंट्रोडक्शन की तरफ आए तो इंट्रोडक्शन, पीपल आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस टुडे। No organization can run without its human resources. In highly complex competitive situation, choice of right person at the right place has far-reaching implication for an organization functioning. Employee well selected and well placed would not only contribute to the efficient running of the organization but offer significant potential for future replacement. आज एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से, आज इन्वेंशन और इनोवेशन की वजह से बिजनेस के अंदर जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है, ये एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जहां बिजनेस में बहुत सारी आसानियां पैदा कर रही है, वहीं पे बहुत सारी चैलेंजेस और मुश्किलात भी क्रिएट कर रही है। इस एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है सीवियर कंपटीशन। आज जो कंपटीशन की इंटेंसिटी है वो प्रीवियस 2, 5 और 10 इयर्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए। इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर वही ऑर्गेनाइजेशन अपनी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकती है सक्सेसफुली जिसकी अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज वेल कॉम्पिटेंट, वेल एक्सपीरियंस, नॉलेजेबल, हार्ड वर्कर, डेलीगेटेड होगी। और ये उसी वक्त पॉसिबल होगा जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एचआर प्रोसेस, स्पेशली रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, मैक्सिमम लेवल पर एफिशिएंट और इफेक्टिव होगा। जितनी ज़्यादा हमारी इस प्रोसेस में एफिशिएंसी होगी उतनी हम तेज़ी से एक्वायर कर सकेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज को। जितनी ज़्यादा हमारे इस प्रोसेस में इफेक्टिवनेस होगी उतना ही बेहतर लोगों को हम सेलेक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि हमने बात की कि क्या इम्पोर्टेंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके ह्यूमन रिसोर्सेज की, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और फेलियर का जो मेन दारोमदार होता है वो उसकी अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज पर होता है। तो बुनियादी तौर पे इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के अंदर हम जो है बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन करते हैं टूवर्ड्स रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस, ताकि हम बेहतर से बेहतर एम्प्लॉयज़ को हायर करके बेहतर से बेहतर एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाने में कामयाब हों और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी कॉम्पिटेंसीज को, अपने एक्सपीरियंस को, अपनी नॉलेज को यूटिलाइज करके
ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी में इजाफा कर सके। बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट की कि क्या है रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर prospective employee and stimulating them to apply for job and organization। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना एचआर प्रोसेस स्टार्ट करने जाती है तो उसका जो इनिशियल इनिशिएटिव होता है, स्टेप होता है, वो होता है रिक्रूटमेंट का। रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सर्च करते हैं किसको, उन प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को जिनकी हमें जरूरत होती है। थ्रू आउट रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है उन एम्प्लॉइज को जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स होते हैं, जिनको ऑर्गेनाइजेशन को हायर करना नेसेसरी होता है। तो हम बुनियादी तौर पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के जरिए उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। रिक्रूटमेंट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज इन द processes which continue with selection and cases with the placement the candidate। ये जो रिक्रूटमेंट की शक्ल, ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है, इसका फर्स्ट स्टेज से लेके हम इसको कंटिन्यू रखते हैं सिलेक्शन तक, प्लेसमेंट तक, जब तक कैंडिडेट फाइनली ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा ना हो जाए, ताकि कंटिन्यूसली ऑर्गेनाइजेशन जो है इस कंडीशन में हो कि वो बेहतर तरीके से अपने सिलेक्शन टूल्स को यूटिलाइज करके बेहतर ह्यूमन रिसोर्सेज को हासिल करने में कामयाब हो जाए। पर्पस एंड इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें कि क्या पर्पसेस या क्या इम्पोर्टेंस है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की। डिटरमाइन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन कंजंक्शन विद इट्स पर्सनल प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस एक्टिविटीज। बुनियादी तौर पे जो है हम डिटरमाइन करते हैं प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट को, यानी प्रेजेंट एंड फ्यूचर मीन्स आज हम जिस बिजनेस एरा में मौजूद है, इस एरा में हर ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो मीडियम हो या लार्ज हो, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती है। हर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन रखती है और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के जरिए एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को फ्यूचर में लॉन्ग रेंज में, चाहे वो नेक्स्ट 5 इयर्स हो, 10 इयर्स हो, 15 इयर्स हो, 20 इयर्स हो, इवन 30 और 50 इयर्स तक की प्लानिंग को कंसीडर करती है। इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को आज कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है। नेक्स्ट 5 इयर्स में जब हम अपने बिजनेस को काफी हद तक एक्सपेंड कर लेंगे, आज के वॉल्यूम के कंपैरिजन में डबल या इससे ज्यादा 3 टाइम्स एक्सटेंड कर देंगे, तो उस वक्त हमारी नीड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होगी। और ऐसे टाइम टू टाइम हम जितना बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाते चले जाएंगे, उस तरह हमारे फ्यूचर में आने वाली ह्यूमन रिसोर्स की नीड्स में कितना इजाफा होता चला जाएगा। तो फोकस करना होता है हमें प्रेजेंट नीड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फोरकास्टिंग करनी होती है फ्यूचर नीड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को आने से पहले अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके अपने टाइम को सेव कर सकें, अपनी कॉस्ट को सेव कर सकें और अपनी प्रोडक्टिविटी को कंटिन्यूसली जारी सारी रख सकें। तो डिटरमाइन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट, हम डिटरमाइन करते हैं कि प्रेजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट क्या होगी ऑर्गेनाइजेशन की, कंजक्शन विद द पर्सनल प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस एक्टिविटीज। इसके अंदर हम पर्सनल प्लानिंग करते हैं और जॉब एनालिसिस एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं, डू यू हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग जॉब एनालिसिस,
जो कि डेफिनेटली आप लोगों ने एचआरएम में, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में पढ़ा होगा। कोई स्टूडेंट बता सकता है व्हाट जॉब एनालिसिस इज? आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? हेलो, यस सर। क्या आप में से किसी ने पहले जॉब एनालिसिस पढ़ा है? ओके, जॉब एनालिसिस बुनियादी तौर पे इसके दो स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। इसकी डिटेल अभी हम आगे जाके अपने स्लाइड्स के साथ अकॉर्डिंगली शेयर डिटेल को डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप लोग ये डेफिनेटली याद रखिएगा कि जब भी आपसे कोई पूछे व्हाट जॉब एनालिसिस इज, तो आपने बताना है जॉब एनालिसिस के दो स्टेप होते हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टेप होता है जॉब डिस्क्रिप्शन और सेकेंड स्टेप होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। क्लियर है? तो हम जो है जी सर। एग्जीक्यूट करते हैं जॉब एनालिसिस एक्टिविटीज, इंक्रीज द जॉब पूल ऑफ जॉब कैंडिडेट एट मिनिमम कॉस्ट। बुनियादी तौर पे इसका जो मकसद होता है एक ऐसा पूल क्रिएट करना होता है जिसके जरिए हम अपने फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सके। और इसके अंदर एक और मेन मकसद होता है कि हमारी जो कॉस्ट होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस के अंदर चाहे वो एचआर का प्रोसेस हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो, चाहे वो कोई भी बिजनेस प्रोसेस हो, उसके अंदर जो हमारा मेन फोकस होता है कि किस तरह हम अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके। क्योंकि हम जितना अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे उतना ही हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। और आपने एचआरएम में पढ़ा होगा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में, कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट जो है एक बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस होता है, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा फोकस करती है कि किसी भी तरीके से इसके अंदर कहीं भी कंप्रोमाइज ना करना पड़े और हम बेहतर से बेहतर ह्यूमन रिसोर्सेज को हासिल करने में, एक्वायर करने में कामयाब हो जाए। तो बुनियादी तौर पे रिक्रूटमेंट के जरिए हम डेवलपमेंट करते हैं पूल की एट मिनिमम कॉस्ट। पूल क्या होता है? ये बुनियादी तौर पे हम नंबर ऑफ कैंडिडेट को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर हमारी जो नीड्स ऑफ वर्कर या लेबर या एम्प्लॉइज है वो 50 है, तो एक आइडियल वे जो डेवलपमेंट ऑफ पूल हमारा होगा वो होगा सच एज 200 250 एम्प्लॉइज। ये रेशियो होता है 4:1, 5:1 या 3:1। इस पूल के जरिए जब हमें हायर करने थे, फॉर इंस्टेंस हमने पूल बनाया 200 एम्प्लॉइज का और हमें फाइनली सिलेक्ट करने हैं 50 एम्प्लॉइज। तो अब हम इस कंडीशन में हैं कि हम इन 200 अवेलेबल कैंडिडेट्स में से वो बेस्ट 50 कैंडिडेट्स जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल, आइडियलाइज होंगे, उनको हम सिलेक्ट करने में कामयाब हो जाए। एचआर के चैलेंजेस में से चैलेंज ये भी है कि अगर आपके पूल का जो साइज है वो अननेसेसरी लार्ज होगा तो भी एचआर का प्रोसेस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी ड्यूरिंग द सिलेक्शन। और अगर बहुत ज़्यादा लिटिल, बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा तो भी एचआर का प्रोसेस चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि आप बेहतर अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को पॉसिबल बनाने में आपको बहुत सारी मुश्किलात दरपेश आएंगी। तो ये आइडियल होना चाहिए साइज ऑफ द पूल, जो कि हम इस प्रोसेस के जरिए डेवलप करने में कामयाब हो जाते हैं। नेक्स्ट, हेल्प इन इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ द सिलेक्शन processes by reducing the number visibly underqualified और job applications। हम जो है इस प्रोसेस के जरिए रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं उन कैंडिडेट्स को जो कि हमारे एलिजिबिलिटी
कि हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक, यानी हम डेवलपमेंट ऑफ पूल के टाइम ही एक फर्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस कर लेते हैं कि किनको पूल में शामिल करना है और किनको नहीं, ताकि हम पूल के अंदर उन कैंडिडेट्स को शामिल करें जो कि हमारी जॉब रिक्वायरमेंट के लिए एलिजिबल हो। फिर हम उनके अंदर देखें कि मैक्सिमम लेवल पर हमारे लिए कौन से कैंडिडेट फेवरेबल होंगे। तो बुनियादी तौर पे हम जो है पूल जो है इंतहाई आइडियल कैंडिडेट का डेवलप करते हैं ताकि हम बेहतर ह्यूमन रिसोर्सेज हासिल करने में कामयाब हो जाए। Help reduce the probability that job applicant once recruited selected will leave the organization only after a short period of time। आज के इस कम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट में जबकि इंडस्ट्रीज के जो साइज हैं वो बढ़ रहे हैं, बिजनेस के जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहे हैं, तो इसमें एचआर के क्राइसिस में भी इजाफा हो रहा है। और इस क्राइसिस में जो मेन क्राइसिस है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंटिन्यूसली इनकमिंग ऑफ वर्कर एंड आउटगोइंग ऑफ वर्कर जारी सारी रहती है। इनकमिंग ऑफ वर्कर थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, हम जिनको इंटर करते हैं ये इनकमिंग ऑफ वर्कर कहलाती है। और आउटगोइंग ऑफ वर्कर वो कहलाती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन से कैंडिडेट रिजाइन की सूरत में, रेजिग्नेशन की सूरत में, फायरिंग की सूरत में या किसी और दूसरी कंडीशन के तहत जो वो ऑर्गेनाइजेशन को लीव छोड़ देते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वर्कर की कंसिस्टेंसी लेवल यानी वर्कर का स्टे, वर्कर का सर्वाइवल शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम होगा तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा अनफेवरेबल होगा। अनफेवरेबल क्यों होगा? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन रिसोर्सेज एचआरएम की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। दूसरा, एक कैंडिडेट जो अपॉइंट होकर ऑर्गेनाइजेशन में आएगा और अगर वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे सरवाइव नहीं करेगा, स्टे नहीं करेगा, तो इस तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एडजस्टमेंट है कैंडिडेट की वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो हम बुनियादी तौर पे कोशिश ये करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोबेबिलिटी क्रिएट करें जॉब एप्लीकेंट की। किस टाइप की जॉब एप्लीकेंट की? जिनके अंदर कंसिस्टेंसी लेवल हो, जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन में स्टे कर सके और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी सर्विसेज को फराहम कर सके। इस तरह हमारे एचआर की जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट, meet the organization legal and social obligation regarding the compensation of its workforce। हमारा जो मकसद होता है इस प्रोसेस के जरिए वो होता है मीट करना ऑर्गेनाइजेशन की लीगल एंड सोशल ऑब्लिगेशंस को। वो तमाम लीगल रिक्वायरमेंट जिस भी कंट्री में हम बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, चला रहे हैं, डेफिनेटली उस कंट्री के अंदर लॉ होगा और वो लॉ इन्फोर्सेबल होगा। उस लॉ को फॉलो करना बहुत जरूरी होगा। किसी भी कंट्री में ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड क्लियर एक्सप्लेन लॉ होते हैं। इसके अंदर जो है लेबर लॉ हमारे पास मौजूद है। तो हमें देखना होता है कि वो लीगल रिक्वायरमेंट हम फुलफिल किस तरह कर सकते हैं। फिर आती है सोशल रिक्वायरमेंट कि वो क्या क्या सोशल ऑब्लिगेशंस हैं जिनको फुलफिल किए बगैर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एचआरएम प्रोसेस को सक्सेसफुली कंटिन्यू नहीं रख सकते। तो इनको भी फॉलो करना, इनको भी अडॉप्ट करना, इनको भी कंसीडर करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो कंपोज कर सके अपनी वर्क फोर्स को। यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपनी क्लास को भी यहाँ पे हम अभी रोकेंगे और लास्ट के जो अब हमारे पास हार्डली 7 मिनट्स रह गए टाइम स्पेंड के कंप्लीट होने में।
तो पहले तो ये कि लास्ट के 5 मिनट्स में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है जो अभी तक हमने इसमें डिस्कस किया है तो वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेकेंडली, अभी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जैसे कि आपने बताया कि तकरीबन 20 हैं, तो बहुत कम स्टूडेंट है। तो दूसरी बात मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आज हम सेकंड सेक्शन रखें? सेकंड सेक्शन में मैक्सिमम स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे या हम सेकंड सेक्शन नेक्स्ट वीक में रखें? तो काइंडली ज़रा मेरे से कोऑर्डिनेट विद मी। सर वो हमारी क्लास सीआर जो है वो है यहीं पे हमारे साथ भी ऑनलाइन है, सुग्रा। जी उन्होंने मैसेज तो किया है। अभी ये सेशन खत्म होगा तो दोबारा से वो मैसेज करेंगी, उनसे कांटेक्ट करेंगी, फिर वो आपको बता देंगी, मतलब मैसेज कर लेंगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब तक जो मैंने ये पॉइंट डिस्कस किए हैं, इंट्रोडक्शन किया है, इससे रिलेटेड अगर आप में से किसी स्टूडेंट को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ लें। हमारे क्लास का जो सीक्वेंस हुआ करेगा वो इसी तरह हुआ करेगा कि हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, जिसका हमारी टाइम ड्यूरेशन होगी 40 मिनट्स। तो हम स्टार्टिंग के जो 30-35 मिनट्स होंगे उसमें मैं आपको जो भी उस दिन की क्लास का टॉपिक होगा वो डिस्कस करूंगा। मैक्सिमम लेवल पे कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की। तो ड्यूरिंग द क्लास आप लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकेगी क्वेश्चन पूछने की। लास्ट के जो 5 मिनट्स होंगे उसमें मैं अटेंडेंस को फाइनल करूंगा और आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ लें। तो पहले तो ओके। सीआर से कहते हैं कि वो स्क्रीनशॉट ले लें इस फर्स्ट सेशन का। इससे पहले मैंने आपकी क्लास ली थी। नो सर, फर्स्ट क्लास है आपकी। अच्छा, ये आज फर्स्ट क्लास है। तो आज जी। फर्स्ट क्लास की डेट मेंशन करके डेट में फर्स्ट सेशन लिखकर ओके। और इसके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके अटेंडेंस का रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए। और ये स्क्रीनशॉट वो अपने पास सेव रखें, जब मुझे जरूरत होगी तो वो मैं इससे शेयर कर लूंगा। क्लियर? ओके। दूसरी चीज ये है जी कि सर। कोई सवाल अगर आप लोगों को, जो मैंने आज बहुत स्लो आज हमने क्लास को स्टार्ट किया क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है, तो उसके बावजूद भी अगर आपको कोई बात पूछनी है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। सर बस आप जो पढ़ा रहे हैं ना, आप जो आपकी आवाज वॉल्यूम है ना वो बहुत स्लो है, मतलब बहुत गौर से सुनना पड़ रहा है। ओके, तो ये आप अगर स्टार्टिंग में बता देती तो मैं थोड़ा सा और तेज, वैसे तो मैं मतलब नॉर्मली पूरे ऑनलाइन। फैन वैन मैंने ऑफ किए हैं, फैन सारे कमरे के ऑफ किए हैं, अच्छा सारी अच्छा, चीजें। सही। आयशा, आयशा मुझे लगता है आपके यहाँ कोई इशू है, क्योंकि हमें तो क्लियर आ रही है आवाज सर की। आ रही है। आपके जो जी। आप सेल फोन या लैपटॉप के अंदर कोई साउंड का मसला होगा, वरना मैं नॉर्मली ओके, मैं चेक कर लूंगी। इसी वॉल्यूम में क्लास लेता हूँ और स्टूडेंट को क्लियर आवाज आती है। ठीक है, ओके। और कोई इशू ड्यूरिंग द क्लास? सर इसकी पीपीटी सर अगर करते हैं हमारे साथ। ये सब पीपीटी या पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, इसी ग्रुप पे मैं आपको शेयर कर दूंगा। क्लियर है? ठीक है, कोई और सवाल? नो सर। कोई सवाल नहीं है? नो सर। ठीक है, तो आप लोगों के जो एचआर में स्टूडेंट आए हैं वो टोटल 20 हैं? नो सर, 20 नहीं है, 14 स्टूडेंट्स हैं। 14 स्टूडेंट हैं। और वैसे आपकी क्लास में एमबीए 6 में टोटल स्टूडेंट कितने थे? 37 या 36। गुड। तो 14 स्टूडेंट हैं जो हमारी क्लास में अटेंड मतलब प्रेजेंट हुआ करेंगे। जी सर। ठीक है, ठीक है। तो आज का थोड़ा ये जो इंट्रोडक्शन हमने किया, इम्पोर्टेंस रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, पर्पस, डेफिनेशंस, और थोड़ा सा मैंने एचआर का बैकग्राउंड और कंपैरिजन बिटवीन कैपिटल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई? क्लियर है? जी सर। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर जी।
एक बात को ध्यान में रखिएगा कि हर नेक्स्ट सेक्शन के अंदर अगर प्रीवियस सेक्शन के कोई पॉइंट रिपीट होगा तो काइंडली आप लोगों से जब मैं पूछूंगा तो आप लोगों को हर नेक्स्ट सेक्शन में प्रीवियस सेक्शन को लाजमी रिव्यू करना है, गो थ्रू करना है, ताकि आप मुझे क्विकली आंसर दे सकें। इससे आपकी परफॉर्मेंस को मैं इवेल्युएट कर सकूं टाइम टू टाइम। ठीक है, ओके सर। जी सर। इस चीज को कंसीडर रखिएगा। इससे जो है जिस तरह एक स्टूडेंट का मोटिवेशन टुवर्ड स्टडी बहुत जरूरी है, इसी तरह एक टीचर का मोटिवेशन टुवर्ड्स टीचिंग बहुत जरूरी है, और इस मोटिवेशन के अंदर आपकी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। तो जो भी प्रीवियस टॉपिक में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, नेक्स्ट टॉपिक में अगर वो रिवाइज रिपीट होगा अगेन, तो मैं आपसे कोई सवाल पूछूंगा तो आप लोगों को कोशिश करनी है क्विकली उसका आंसर देने की। ठीक है। जी सर। सेकेंडली ये कि अभी मैं ये क्लास को तो वाइंड अप कर रहा हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे कोऑर्डिनेट करके बताएं कि सेकंड सेक्शन हम आज रखें या नहीं रखें। अब वो स्टूडेंट अवेलेबल होंगे? अगर हम 11 बजे रख लें तो क्या स्टूडेंट अवेलेबल होंगे? ओके सर। ठीक है बेटा, फिर आज की क्लास को हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। ये लास्ट पॉइंट याद रखिएगा जहाँ पे आज की क्लास को हमने रोका है। मीट द ऑर्गेनाइजेशन लीगल एंड सोशल ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ इट्स वर्कफोर्स। तो नेक्स्ट टाइम हम इसी से सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ओके सर।